हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड नेक्स्ट आपको 10 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो सेट थ्योरी से रिलेटेड या फिर ग्रुप थ्योरी के बीच में प्रॉब्लम इंक्लूड किए मैंने फंक्शन रिलेशन, यानी मोस्टली जो आपका प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट्स है और जो काफ़ी मैंने देखा है कि इन पॉइंट ऑफ व्यू आपका जो भी टीजीटी पीजीटी स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, टीचिंग एग्जाम, उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। जैसे कि फर्स्ट प्रॉब्लम इसमें क्या है कि इफ़ फर्स्ट प्रॉब्लम में दे रखा है कि इफ़ एफ सच दैट क्या है, एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर। आर मतलब एक रियल नंबर है, रियल नंबर से एक रियल नंबर पे फंक्शन डिफाइन है जो मुझे दे रखा है कि क्या एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एफ एक्स, यानी मॉडुलस फंक्शन गिवन है मुझे। देन फाइंड द इनवर्स, मुझे इसका इनवर्स फाइंड करना है। जो भी मुझे फंक्शन एक दे रखा है क्या एफ एक्स इज इक्वल टू, मुझे एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन गिवन है और इस फंक्शन का मुझे फाइंड करना है इन्वर्स। देखो इन्वर्स के लिए मैं सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट याद रखता हूँ कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब फाइंड होता है, किस उसकी कंडीशन क्या होती है। देखो इन्वर्स के लिए आपको फंक्शन क्या होना चाहिए, इनवर्टिबल। इनवर्टिबल दैट मीन यहाँ पर एक थ्योरम होती है कि एक फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है तो वो फिर इन्वर्टिबल होगा। आ फंक्शन एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ इट इज़ वन, इफ एंड ओनली इफ इट इज़ 1 1 एंड ऑन टू। ये आपको नेसेसरी या फिर आपको बोथ साइड कंडीशन कह सकते हो कि अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होगा तो 1 1 ऑन टू होगा, 1 1 ऑन टू होगा तो इन्वर्टिबल होगा। तो मैं अब इन्वर्टिबल को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आपको रिजेक्ट कर रहा हूँ या फिर आपको इन्वर्टिबल की अगर डेफिनेशन बताऊँ कि एक फंक्शन एफ, आपका एक फंक्शन एफ है वो आपका इन्वर्टिबल कहलाएगा यदि यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन जी एग्जिस्ट हो जाए, इन दोनों का अगर मैं ऑपरेशन कंपोजिशन करता हूँ मुझे आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाए, तो इस केस में आपका एफ इन्वर्टिबल कहलाता है। और ये जो जी फंक्शन होता है, जी फंक्शन हमारा एफ का इन्वर्स कहलाता है, जिसको एफ इन्वर्स इज इक्वल टू जी या जी इज इक्वल टू एफ इन्वर्स से डिनोटेड करते हैं। यहाँ पर जी आपका इन्वर्स फंक्शन होता है और एफ फंक्शन इन्वर्टिबल होता है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है इन्वर्टिबल फंक्शन का। अब चलते देखते हैं नेक्स्ट, अपना जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको फोकस करते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए अब इस इन्वर्टिबल को हटा दे रहा हूँ, मुझे इसका इन्वर्स फाइंड करना है। दैट मीन मुझे देखना है कि केयरफुली ये फंक्शन आपका 1 1 ऑन टू इज़ और नॉट, मतलब 1 1 ऑन टू है कि नहीं। 1 1 ऑन टू के लिए देखो सबसे पहले ये आपका फंक्शन 1 1 ऑन टू, मैं मॉडुलस का ग्राफ बना लेता हूँ। केयरफुली देखना, ये मॉडुलस का ग्राफ हो गया। अब यदि कोई फंक्शन, अगर मैं ग्राफिकली बिहेवियर से देखूं, ओनली ग्राफ से, यदि कोई फंक्शन 1 1 होगा तो आप केयरफुली देखिए, एक लाइन ड्रा कीजिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यदि ये लाइन इस ग्राफ को, जो भी मुझे ग्राफ दिया है, उसको 2 या मोर देन 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर जाए, दैट मीन वो फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं होगा। इन अदर सिंपल लैंग्वेज बोलूँ कि कोई भी फंक्शन जिसका मुझे ग्राफ प्रेजेंट है, ग्राफ गिवन है या हम ऑलरेडी ग्राफ जानते हैं, तो उसको ग्राफिकल मेथड से मैं कैसे चेक करता हूँ 1 1 ऑन टू। उसके लिए आप क्या करोगे, अब कोई एक वन लाइन, कोई भी एनी लाइन विच पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल एक लाइन आप ड्रा कीजिए और वो लाइन सिर्फ और सिर्फ उस कर्व को, उस ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट पे कट करे तो वो 1 1 होगा, अदरवाइज विच इज नॉट 1 1। सो इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या दिख रहा है, ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके सो मैं कह सकता हूँ ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। अगर मैं इन अदर लैंग्वेज में ऐसे भी डायरेक्टली भी चेक करूँ कि यदि 1 1 का मतलब होता है कि एक फंक्शन इस तरह से हमारा डिफाइन है एफ सच दैट यहाँ जो भी ए टू बी, तो ये 1 1 होगा। तो यहाँ पर जितने पॉइंट हैं ये डोमेन में, और वो कोडोमेन के पॉइंट के 1 से 1 की इमेज ही बने, मतलब 1 पॉइंट की एक ही इमेज बने तो वो 1 1। अगर यहाँ से 2 या 2 से अधिक पॉइंट किसी एक एलिमेंट पर जाके इमेज बना रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में ये आपका हो जाएगा नॉट 1 1। अब मैं केयरफुली यहाँ पर अगर देखूँ इस फंक्शन को डायरेक्टली, एफ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस मॉड में 1 प्लस आ जाएगा। यदि एफ 1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, मॉड 1 इज इक्वल टू अगेन 1। तो इन बोथ केस में क्या होता है कि फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है, चाहे मैं ग्राफिकली देख लूँ या फिर भाई एलिमेंट्स को पुट करके देखते हैं, बिकॉज -1 1 बोथ डिस्टिंक्ट एलिमेंट बट इनकी इमेज इक्वल यानी सेम आ रही है, सो इट इज़ नॉट 1 1। आई होप ये आपको जो 1 1 ऑन टू की इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में जो भी मैंने डेफिनेशन दी है, जो भी लॉजिक आपको एक्सप्लेन किया है वो समझ आया होगा। सो यहाँ से मुझे समझ आया है कि ये फंक्शन
ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं है। 1 1 ऑन टू अगर कोई फंक्शन नहीं है, यानी 1 1 ऑन टू बोथ हो तब वो जाके इन्वर्टिबल होता है, बट यहाँ पर ये 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है तो इन्वर्टिबल नहीं है। इन्वर्टिबल नहीं होने से मीन क्या है कि इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। ऑप्शन ए में बोला है कि एफ इन्वर्स इज इक्वल टू 1/x, ये आपका रॉन्ग है। ये भी आपको एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -x, ये भी आपका, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डायरेक्टली बोल सकते हो कि NOT नन ऑफ नॉट डिफाइन, मतलब आपका इस इन्वर्स फंक्शन का इन्वर्स डिफाइन नहीं होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑप्शन नंबर डी इज ट्रू। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये भी आपका जो मेन डेफिनेशन हमारी फंक्शन की जो रिलेशन से निकल के आती है उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन को फ्रेम किया है यहाँ पर। तो इसमें क्या है कि इफ़ ए, आपके पास ए क्या है, एक सेट है जिसमें PQRS एलिमेंट्स है और सेट बी क्या है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। देन कह रहे हैं कि बीच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम, जो आपको ये फॉलोइंग रिलेशन गिवन है ये क्या है, फ्रॉम ए टू ए नॉट फंक्शन, मतलब जो रिलेशन दे रखे हैं आपको, ये रिलेशन इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। देखो फंक्शन ना होने के लिए मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी कि सबसे पहले अगर यहाँ पर एक ये आपका रिलेशन डिफाइन कर रहे हो ए टू बी के रिस्पेक्ट में, अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ PQRS 1 2 3, एक सबसे पहली जो फंक्शन बनने की जो पहली नेसेसरी कंडीशन होती है कि यहाँ पर जितने एलिमेंट्स हैं प्रत्येक एलिमेंट्स की इमेज बननी चाहिए, इस पर प्रत्येक एलिमेंट्स की इसमें इमेज बननी चाहिए। दूसरा, यहाँ पर ऐसा पॉसिबल ना हो कि इसके दो एलिमेंट आगे, जैसे कि मैं 1 और इसको अगर 2 पे यहाँ पर Q पे कर देता हूँ, यानी इसके दो एलिमेंट किसी एक एलिमेंट पे जाके पर इमेज नहीं बनाएंगी। तो अगर ये दो कंडीशन अगर कोई रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, एक तो प्रत्येक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, दूसरी इसके कोई दो एलिमेंट्स जो आपका डोमेन है, डोमेन के किसी एक एलिमेंट पे प्रोजेक्ट नहीं हो, तो इन दोनों कंडीशन के रिस्पेक्ट में वो फंक्शन हो जाता है। अब केयरफुली अगर इससे मैं देखूं तो यहाँ पर जो भी हमारा फंक्शन है, सपोज देखो ये P1, अगर इसको मैं इसी के अकॉर्डिंग डिफाइन करूँ, इसकी इमेज क्या दे रखी है, एक बार इसको मैं जो भी इमेज है हमारी इमेज को अगेन मैं अरेंज करता हूँ और फिर देखते हैं जो भी हमारा फंक्शन दे रखा है PQRS 1 2 3। फर्स्ट क्या हमारा P कहाँ जा रहा है 1 पे और Q 2 पे जा रहा है और फिर R वो भी 1 पे जा रहा है और बट R के बाद आपका S 2 पे जा रहा है, S 2 पे जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन है, यानी प्रत्येक एलिमेंट की इमेज बन रही है, फंक्शन है, और इधर कोई दो एलिमेंट इस पर प्रोजेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो ये फंक्शन है। सिमिलरली अगर मैं सेकंड को वेन डायग्राम से देखूँ, सेकंड मेरा क्या बोल रहा है कि ये भी आपका क्या है PQRS 1 2 3। अगर मैं सेकंड की बात करूँ, P की इमेज कहाँ है 1, P की इमेज 1, Q की इमेज भी 1, उसके बाद R की इमेज भी 1 और S की इमेज भी 1, मतलब सभी एलिमेंट एक पे जा रहे हैं, तो इस तरह एक फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन बनते हैं मोस्टली, तो ये भी आपका फंक्शन है। अब अगर मैं थर्ड, दैट मीन इसमें पूछा है नॉट फंक्शन, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये भी। अब इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं सेकंड में अगर थोड़ा मैं केयरफुली देखूं, अगर वेन डायग्राम नहीं भी बना रहा हूं मैं डायग्राम, उसके रिस्पेक्ट में भी देख सकता हूं कि यदि यहाँ पर आपकी सेम इमेज, यहाँ पर सेम एलिमेंट हो फर्स्ट पोजीशन पे, और यदि इधर डिफरेंस है इस पोजीशन में, जैसे इधर P है तो इसका मतलब क्या है P की इमेज 1 है और इधर क्या हो गया है ये वाला P की इमेज 2 है, यानी इसको मैं इस तरह से अगर फिगर इसका डायग्राम बनाता हूँ तो PQRS और यहाँ पर 1 2 3, देखिए P की इमेज क्या है, सबसे पहले P की इमेज 1 है, Q की इमेज भी 1 है, बट यहाँ पर P की इमेज क्या हो गई 2 भी, जाके इधर आपके दो एलिमेंट जाके एक आपका प्री इमेज बना लिया है, तो इसका मतलब ये आपका फंक्शन नहीं होगा। बट सिमिलरली अगर इसको भी मैं चेक करते हैं तो ये वाला फंक्शन बन जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, बिकॉज इसमें पूछा था विच इज़ नॉट फंक्शन। सो ये जो ऑप्शन नंबर C है या 3 है आपका, ये फंक्शन नहीं है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप वाई डायग्राम या फिर आपका जनरल लॉजिक है उससे भी आप डिफाइन कर सकते हो कि ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको थोड़ा स्लाइड कर लेते हैं 3 को भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, फॉर एनी रियल टू, क्या लिखा है, फॉर एनी रियल टू, यानी 2 रियल नंबर्स हैं एंड ऑपरेशन ऑफ दिस डिफाइन बिलो, मतलब ये मुझे कोई A B 2 रियल नंबर है, इसके लिए ये ऑपरेशन गिवन है।
ए एंड बी एनी टू रियल नंबर है, यहाँ पर ए एंड बी टू रियल नंबर है, दैट मीन ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर आर, उसके रिस्पेक्ट में ये ऑपरेशन है। कह रहे हैं कि ये आपका क्या ऑपरेशन नाइदर कम्यूटेटिव होगा नॉर आपका एसोसिएटिव होगा। तो इस ऑपरेशन को अगर मैं सबसे पहले कम्यूटेटिव की बात करूं, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दो प्रॉपर्टी देखते हैं। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि अगर ए ऑपरेशन बी, यहाँ पर ये जो ओ है, ओ का मतलब आपका बाइनरी ऑपरेशन है, और यदि ये आपका कम्यूटेटिव होगा, कम्यूटेटिव, तो दैट मीन ए बाइनरी ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए होना चाहिए, बोथ साइड इक्वल होने चाहिए। तो इसको एक बार मैं आइए देखता हूँ कि ए ऑपरेशन बी, ये मुझे डिफाइन किया है, डिफाइन किया दिया गया है ए प्लस ए बी। क्या केयरफुली देखना है इसको, वन तो अपनी जगह पे है, मैं ए बी दो रियल नंबर हैं, तो यदि दो रियल नंबर का ए का बी के साथ प्रोडक्ट कर दूं या बी का ए के साथ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी इसको मैं बी ए भी लिख सकता हूं। अगर ये बी ए लिख सकता हूं तो केयरफुली देखिए, अगर इस ऑपरेशन में इधर बी इधर ए कर देंगे, उधर बी इधर ए आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वी ऑपरेशन ए, यानी मैंने ए ऑपरेशन वी को टेक किया और वी ऑपरेशन ए मेरा निकल के आ गया। तो इसके रिस्पेक्ट में ये प्रॉपर्टी कैसी हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है। अब मुझे एक बार एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को और देखना है। जैसी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है, उसके रिगार्डिंग या उसके रिस्पेक्ट में आप कह सकते हो कि ये जो फंक्शन है हमारा, वो जो भी हमारा बोथ होगा। एक बार चेक कर लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है, बस सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है क्या, कि यदि ए ऑपरेशन बी, और यहाँ पर मैं एक क्या ब्रैकेट लगा देता हूँ, बी ऑपरेशन सी, और ये इक्वल किसके हो जाए, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो यहाँ से बड़ा इजी लैंग्वेज में, इजी वे में कह सकता हूँ कि ये जो भी फंक्शन हमारा है वो एसोसिएटिव, या जो भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। चलो देखते हैं, आइए देखो, सबसे पहले ए ऑपरेशन को ऐसा ही लिखा रहने देते हैं, इसकी जगह बी ऑपरेशन सी, यानी हमारा इसमें क्या देखा है कि ए ऑपरेशन बी वन प्लस ए बी, अगर यहाँ पर बी ऑपरेशन सी कर देंगे तो वन प्लस ए सी हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, वन प्लस ए सी, वन प्लस यहाँ से क्या, सॉरी, वन प्लस बी सी निकल के आ जाएगा, वन प्लस बी सी। अगर इसको मैं केयरफुली, फिर ये ऑपरेशन है, ये पूरा एलिमेंट है, कोई रियल नंबर, इस पर फिर से मैं अगर ऑपरेशन लगाता हूँ तो वन प्लस ये हो जाएगा ए ब्रैकेट में वन प्लस वी सी, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो वन प्लस ए प्लस वी सी आ गया, वन प्लस बी सी। और ये किसके बराबर आया है, ये आपका ए ऑपरेशन वी ऑपरेशन सी, ये बराबर हमारा निकल के आ गया। अब मैं एक बार चेक करता हूँ इसका जो राइट हैंड साइड ऑपरेशन है, क्या ये ऑपरेशन बोथ हमारे इक्वल हो रहे हैं। राइट हैंड साइड क्या था हमारा, ए ऑपरेशन वी और फिर से ऑपरेशन सी इज इक्वल टू, इसको चेक करना है। तो ए ऑपरेशन बी की जगह वन प्लस ए बी रख सकता हूँ ऑपरेशन सी, तो इसकी जगह वन प्लस ए बी और सी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे वन प्लस सी प्लस ए बी सी। और ये जो मेरा इसके पहले क्या निकल के आया है, इसके पहले क्या इसकी वैल्यू निकल के आई, एक बार देखते हैं। वन प्लस यहाँ पर ए का मल्टीप्लाई करेंगे, वन प्लस ए प्लस, इसको थोड़ा रीराइट कर देता हूँ मैं, हाँ, तो यहाँ से ये ऑपरेशन निकल के आया था वन प्लस ए बी सी। अब अगर केयरफुली देखिए, यहाँ वन प्लस ए है और फिर इनटू में ए बी सी, बट इसका जो राइट हैंड साइड अभी मैंने देखा इसमें क्या, वन प्लस सी आ गया है, फिर ए बी सी। वन प्लस ए बी सी तो बहुत कॉमन है, बट वहाँ पर प्लस में ए है और यहाँ पर प्लस में सी है, यानी इस तरह से मैं लिखना चाहूँ इसका, तो ये जो दोनों बोथ साइड निकल के आया है ये, और वन प्लस सी और ए बी सी एनी रियल नंबर, आपके कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर ए इज इक्वल टू वन, अगर सी इज इक्वल टू मैं टू रख रहा हूँ, तो कभी भी इक्वल नहीं होंगे, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो इस केस में ये आपका ए ऑपरेशन वी ऑपरेशन जो सी है वो डज नॉट इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए ऑपरेशन वी ऑपरेशन सी। तो यहाँ से हम कहेंगे इट इज़ नॉट एसोसिएटिव, इट इज़ नॉट एसोसिएटिव, यानी ये जो आपका ऑपरेशन था वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आइए देखते हैं वन बाई वन ऑप्शन क्या है, कि नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। अरे भाई, कम्यूटेटिव मैंने चेक किया है, ये तो है, बट एसोसिएटिव नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन तो आपका
डिस्कार्ड हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कम्यूटेटिव व्हाट इज नॉट एसोसिएटिव, ये ठीक है आपका, क्योंकि अभी मैंने चेक किया है ये कम्यूटेटिव है बट एसोसिएटिव नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी आपका ट्रू हो जाएगा। क्योंकि और फिर ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है कि बोथ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, एसोसिएटिव तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव, ये आपका जस्ट अपोजिट बता रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी ट्रू हो जाएगा। आई होप ये बाइनरी ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। इस तरह के ऑपरेशन के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको ज़रूर एक बार केयरफुली देखिए। और फिर इसके रिस्पेक्ट में अभी मैं आपको फर्दर इस स्लाइड में 2 या 3 क्वेश्चन को और इंक्लूड किया है, वो भी 1 बाई 1 क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ़ एफ एक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यदि एफ एक्स बराबर क्या मेरा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, और जी एक्स बराबर यहाँ पर इक्वल है, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, देन कह रहे हैं कि एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ एक्स, यानी जी ऑफ एफ एक्स निकालना है। उसके रिस्पेक्ट में फिर मुझे इस फंक्शन का इन्वर्टिबल या फिर इन दी जो भी फंक्शन होगा हमारा वो इन्वर्टिबल है, तो उसका डोमेन क्या होगा, मतलब किस डोमेन में इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। तो सबसे पहले तो मेरा फर्स्ट टास्क क्या है कि इस फंक्शन को एलिमिनेट करना, बाद में जो भी होगा इन्वर्टिबल किस डोमेन में होगा किस में नहीं होगा वो बहुत बात की बात है। चलिए आइए देखते हैं 1 बाई 1 करके। मुझे एफ एक्स दे रखा है, क्या एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स दे रखा है प्लस का कॉस एक्स दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स, एंड जो जी एक्स क्या है हमारा फंक्शन, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यदि मैं आपको जी बोल रहा हूँ, जी एफ ऑफ एक्स, यानी इसका मतलब क्या होता है, जहाँ पर x है उस x की जगह मुझे क्या पुट कर देना है, एफ एक्स। तो एफ एक्स की ये पूरी वैल्यू इस x के प्लेस पे आ जाएगी, क्या आ जाएगी, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। अगर आप इसको केयरफुली देखिए आप, तो इसको जैसे ही आप ओपन करोगे तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, और फिर 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो आपका साइन 2x हो जाएगा, 1 प्लस साइन 2x माइनस 1, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन 2x, यानी आपका g ऑफ एफ एक्स क्या निकल के आया, साइन 2x, साइन 2x। अब मैं इसको केयरफुली देखता हूँ, इसकी वैल्यू साइन 2x आ गई है। एक बार अब इसको मैं केयरफुली देखता हूँ कि आप जानते हो कि साइन एक्स फंक्शन, जो भी साइन एक्स फंक्शन, इसका मैं साइन एक्स का ग्राफ बना लेता हूँ, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा साइन एक्स फंक्शन, ये साइन एक्स का जो ग्राफ है ये, और ये साइन एक्स आपका 1/1/2, इन्वर्टिबल का मतलब क्या है, 1/1/2, साइन एक्स इन्वर्टिबल होता है ये -π/2 से π/2 लाइन के बिटवीन, बट यहाँ पर साइन 2x है, साइन 2x है तो इसका जो पीरियड है या जो लूप है वो हाफ हो जाएगा, यानी अब ये साइन 2x के लिए क्या हो जाएगा, -π/4 से π/4, -π/4 से π/4 के बिटवीन, ये जो इंटरवल -π/4 से π/4 के बिटवीन ये फंक्शन हमारा 1/1/2 होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में यानी जो g ऑफ एफ एक्स क्या होगा, इन्वर्टिबल इन दी डोमेन -π/4 से π/4। तो आइए देखते हैं ऑप्शन इसमें। अच्छा, ऑप्शन को इस तरह से मैनेज किया है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, बट किसी ऑप्शन में यहाँ पर आपका इंस्टेड ऑफ 2 4 होना चाहिए, क्योंकि बहुत ऑप्शन ये सेम दे रखे हैं, एक में 4 होगा एक में 2 होगा, तो उसके रिस्पेक्ट में जो भी होगा और आपका ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आई होप इसका आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि सबसे पहले आप कंपोजिशन निकाल लो, कंपोजिशन निकालने के बाद फिर मुझे ये देखना है कि वो किस डोमेन में किस तरह का फंक्शन मुझे फाइंड हुआ है, और वो फंक्शन किस डोमेन में 1/1/2 है। इन्वर्टिबल मीन्स होता है 1/1/2, यानी एक थ्योरम्स होती है कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो वो आपका 1/1/2 होगा, 1/1/2 है तो वो इन्वर्टिबल है, यानी इन्वर्टिबल चेक करना है तो मैं 1/1/2 को चेक कर लेता हूँ, उसके रिस्पेक्ट में बोल देता हूँ फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ़ दी सेट ए, कोई एक सेट है वो जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं, एक सेट है जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं, फिर पूछ रहा हूँ कि हाउ मैनी एलिमेंट्स इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कितने एलिमेंट्स होंगे, हाउ मैनी एलिमेंट्स इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यदि मैं एक छोटा सा लॉजिक दे रहा हूँ कि यदि एक सेट में n एलिमेंट्स हैं, एक सेट में n एलिमेंट्स हैं, ये जो मॉड लगाने का मतलब होता है सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, जिसको बोलते हैं हम कार्डिनलिटी, या फिर और करके कुछ ऑथर ऐसे भी डिनोटेड करते हैं n इज इक्वल टू n, मतलब बस आपको ये ध्यान देना है चाहे मॉड हो या n लगा हो, इसका मतलब है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी का मीन होता है कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं।
और यदि एक रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है इससे इसी पे, इस कोई रिलेशन है जो ए क्रॉस ए पर डिफाइन होता है। रिलेशन हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अब एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा कि यदि मैं एक ए एलिमेंट्स लेता हूँ इसमें, देन ए कोमा ए बिलोंग्स किस में करना चाहिए, उस रिलेशन में, किसके लिए, उसमें जितने एलिमेंट्स हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, यानी सेट ए जो है हमारा, उसमें जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सभी एलिमेंट की रिस्पेक्ट में जो सेल्फ ऑर्डर पेयर उस रिलेशन में प्रेजेंट होने चाहिए, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। बट मुझे इस प्रॉब्लम में क्या दे रखा है कि सेट ए की कार्डिनलिटी है 8, सेट ए की कार्डिनलिटी कितनी है 8। मुझे फाइंड करने हैं कि उसमें टोटल उस सेट में कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा ध्यान रखो कि यदि किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके रिगार्डिंग टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते n स्क्वायर माइनस के n। यदि किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये आपके होते हैं n स्क्वायर माइनस n। तो इसके रिस्पेक्ट में ये आपका क्या, n का वैल्यू 8 है, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 और माइनस का 2 की पावर क्या चल रहा है भाई, 2 की पावर 8 माइनस का 2, सो ये हो जाएगा 2 की पावर 6। और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 6, सॉरी यहाँ पर 2 का एक मिनट, ये फॉर्मूला कुछ घोटाला कर रहा है भाई, इसको रीअरेंज करके लिखते हैं। देखो यहाँ पर एक की वैल्यू है 8, तो फॉर्मूला में क्या होता है 2 की पावर 8 स्क्वायर माइनस का 8, और 8 स्क्वायर का मतलब 64, 64 में से जब आप 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 64 में से जब आप 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो दैट मीन ये आपका आ जाएगा 56। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू। तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे 2 की पावर 56। आई होप ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, ज़बरदस्त है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। यदि आपको ये कहानी यानी किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसमें कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे उस सेट से उसी पर, तो आप 2 की पावर n स्क्वायर माइनस 1, यदि ये कॉन्सेप्ट या लॉजिक फार्मूला आपको याद है तो इसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को बड़ा ईजी या कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ़ ए बी, यहाँ पर दे रखा है कि ए बी किस में बिलोंग कर रहा है, ए बी बिलोंग कर रहा है क्यू नॉट। क्यू नॉट से मीन क्या होता है मेरा कि जहाँ पर क्यू नॉट लिख रखा है मैंने, इसको क्यू नॉट पढ़ते हैं। क्यू नॉट से मीन हमारा क्या है कि क्यू है सेट ऑफ रैशनल नंबर, इस सेट ऑफ रैशनल नंबर में से एलिमेंट्स 0 है उसको मैंने डिलीट कर दिया है। तो यहाँ पर दे रखा है ए बी बिलोंग्स टू क्यू, देन दी इनवर्स एलिमेंट, इस एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन। ये मुझे दे रखा है एक ऑपरेशन, ये यहाँ पर एक मुझे ऑपरेशन दे रखा है, तो इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में मुझे इस एलिमेंट का क्या निकालना है, इनवर्स एलिमेंट निकालना है। तो यदि यहाँ पर ध्यान रखिए कि किसी भी इस तरह से आपको एक स्पेसिफिक ऑपरेशन दे जाए और उसके रिगार्डिंग उसके रिस्पेक्ट में आपसे पूछा जाए इनवर्स एलिमेंट, तो उस इनवर्स एलिमेंट को निकालने से पहले मुझे ज़रूरत पड़ती है आइडेंटिटी एलिमेंट्स की, यानी 2 प्रॉपर्टी की। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, या डायरेक्टली आइडेंटिटी भी बोल देते हैं इसको, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है ये आपकी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी। ये 2 प्रॉपर्टी की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, बट फर्स्ट टाइम मुझे आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी जर्नल ए और जो भी बाइनरी ऑपरेशन हो ए इज़ इक्वल टू ए आता है और यहाँ से जो ई वैल्यू निकल के आएगी, ई की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी कहलाएगी आइडेंटिटी एलिमेंट्स, और वो जो एलिमेंट हमेशा उस सेट, जो भी सेट है हमारा उस सेट में बिलोंग करना चाहिए। इनवर्स क्या होता है कि यदि किसी भी एलिमेंट का मुझे इन्वर्स निकालना है, ए ऑपरेशन वी इज़ इक्वल टू मुझे मिल जाना चाहिए आइडेंटिटी वेयर ए बी क्या है, जो भी हमारा सेट होता है हमेशा इसी में बिलोंग करते हैं। तो इसका मेन क्या है कि ये जो एलिमेंट ए है इसका इन्वर्स बी होगा यदि हम इन दोनों को ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन है उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ऑपरेट कर दें और वो मुझे आइडेंटिटी देंगे। तो यहाँ पर ये जो बी एलिमेंट है वी आपका इन्वर्स एलिमेंट कहलाता है, जिसको हम ए की पावर -1 यानी ए इन्वर्स से
डिनोटेट करते हैं। आइए देखते हैं अब अपना मेन जो प्रॉब्लम क्या है उस प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। मुझे जो ऑपरेशन दे रखा है ए ऑपरेशन v इज इक्वल टू ए वी वाई 3। अब इसको केयरफुली देखना, सबसे पहले मैं आइडेंटिटी एलिमेंट निकालता हूँ। देखो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए ए अपनी जगह है और ये बराबर मुझे क्या होना चाहिए ए। तो इसको अगर केयरफुली अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ए ओवर 3 इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से जो आपकी आइडेंटिटी की वैल्यू निकल के आएगी इज इक्वल टू ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, ई इज इक्वल टू 3। यानी इस तरह से कभी ऑपरेशन दिया जाए तो यहाँ पर आइडेंटिटी हमेशा जो डिनोमिनेटर में जो भी आपका लिखा होगा इंटीजर या नेचुरल नंबर वो हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट्स बनता है। अब मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, अब आइडेंटिटी का यूज़ करके ही मैं किसी आप एलिमेंट का इन्वर्स निकाल सकता हूँ। अब इन्वर्स के लिए ये फॉर्मूला या आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, बट निकालना किसका है 5/6 का। देखो 5/7 का, 5/7 का मुझे इन्वर्स निकालना है। तो मैं यहाँ पर इसकी जगह रख देता हूँ b और इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैंने निकाल रखा है क्या 3। अब इसमें अगर a की वैल्यू बस रख दी मुझे, अब केयरफुली देखो कि ये ऑपरेशन है क्या कि इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर 3 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 5b/7 इज इक्वल टू 3। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21/5 सॉरी इसमें क्या भाई जल्दबाजी में एक एलिमेंट छूट गया है 100। हाँ, तो इस ऑपरेशन को जब लगाते हैं तो यहाँ पर ab/3 इसके बटे में यानी डिनोमिनेटर में 3 और आता है। तो यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे तो 5/7 v इंटू में b और y3 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 और यहाँ से जो b की वैल्यू वो निकल के आएगी 63/5। जो b की वैल्यू निकल के आएगी वो 63/5। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो एलिमेंट है आपका एलिमेंट क्या है 5/7। इसका जो इन्वर्स क्या हो जाएगा 63/5। दिस इज इन्वर्स ऑफ दिस एलिमेंट। तो इन्वर्स निकालने का ये प्रोसेस सिंपल सा वे है। मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आपका किसी भी लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो या किसी भी स्टेट का हो या फिर आपका हायर लेवल में भी ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इसलिए आपको इस कॉन्सेप्ट को एक बेटर वे में क्लियर कर लेना है, समझ लेना है। और जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो विदिन ऑफ मतलब इतना अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए इसको, विदिन ऑफ 1 मिनट में ब्रेक कर सकते हो। जो भी मुझे ऑपरेशन दिया जाए इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में मुझे सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दोगे, आइडेंटिटी एलिमेंट मुझे मिल जाएगा। उसके बाद फिर मुझे इन्वर्स निकालना होगा, तो इन्वर्स के लिए मैं इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दूंगा और फिर जो मैंने जो भी अभी कैलकुलेशन किया है इसके अकॉर्डिंग आप बड़ा इजी वे में इन्वर्स निकाल सकते हो। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 इफ जी इज क्या लिखा है इसमें जी इज एडिटिव ग्रुप किसका है रिड्यूस क्लास मॉडलो 10 देन द ऑर्डर ऑफ 3 पूछा है। मतलब 3 एक एलिमेंट है। सबसे पहले तो मैं ये जो आपका रिड्यूस क्लास मॉडलो 10 है इस सेट को लिखता हूँ, इसको मैं डिनोटेड करता हूँ z, यानी z बना के इसके सफिक्स में जो भी मॉडलो दिया जाए उसको मैं नीचे सफिक्स में लिख देता हूँ। उसके बाद इस एलिमेंट को लिखते हैं। इसके एलिमेंट या तो इस फॉर्म में लिखे जाते हैं और ये जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है जितना मॉडलो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आता है दिस इज लास्ट एलिमेंट होता है। अदर कुछ सम ऑथर इसको इस तरह से भी लिखते हैं, सीधा सीधा जो भी 0 लिखा वो और लगा दिया। 0 लिखने के बाद ये 0 है अपना 0 बॉर कॉमा 1 बस 2 और 3 4 डॉट लास्ट में बॉर। और कुछ ऑथर कहते हैं कि अरे भाई कुछ भी नहीं, इतना झंझट कुछ भी ना करो, बस आप सीधा सीधा लिख दीजिए 1 2 3 4 डॉट 9। दिस इज़ आपके जब भी रिड्यूस क्लास मॉडलो दिया जाए तो इस फॉर्म में से किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना इन सभी का मतलब रिड्यूस क्लास मॉडलो के जो आपका सेट है उसके एलिमेंट्स होते हैं, यानी ये आपका पूरा सेट ऑफ इंटीजर जनरेट कर देता है। बट वो आपका रिड्यूस क्लास मॉडल सेकेंडरी फैक्टर है। मुझे अब पूरा क्वेश्चन में क्या है कि इस 3 एलिमेंट्स क्या है वो यहाँ पर आपका इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर 3 एलिमेंट आएगा, इसका ऑर्डर पूछा है। तो देखो यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो ये सेट है, इस सेट का ऑर्डर पूछा जाए दैट मीन इसमें कितने एलिमेंट्स हैं।
फिर उसके बाद यदि ये आपका ग्रुप बनता है, ग्रुप के लिए आपको 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। नंबर पहली प्रॉपर्टी होती है आपकी जो क्लोजर प्रॉपर्टी, नंबर सेकंड एसोसिएटिव, नंबर थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, नंबर 4 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यदि ये 4 प्रॉपर्टी कोई ग्रुप सेटिस्फाई करता है, कोई सेट सेटिस्फाई करता है किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, तो फिर वो आपका जो सेट ऑपरेशन दोनों मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको मैं ग्रुप कहता हूँ। तो उस ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं, फिर उसके बाद फर्दर मैं उस एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालता हूँ। एलिमेंट्स का ऑर्डर हमेशा उस ग्रुप के, जो भी हमारा ग्रुप यानी सेट दिया गया है और जो ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं। ऑपरेशन यहाँ पर दिया है एडिटिव, एडिटिव का मतलब सिंपल ऑपरेशन। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि यदि एडिटिव ऑपरेशन दिया जाए आपको, एडिटिव ऑपरेशन आपको दिया जाए तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स है वो हमेशा ज़ीरो होने वाला है। आइडेंटिटी एलिमेंट्स हमेशा ज़ीरो होने वाला है जब भी एडिटिव और मल्टीप्लाइकेशन अगर आपको ग्रुप कहीं दिया है तो उसका एडिटिव एलिमेंट्स 1 होता है, मल्टीप्लाइकेटिव में 1 और एडिटिव ग्रुप में आइडेंटिटी 0। अब इन्वर्स क्या होता है कि यदि अब देखो एडिटिव ग्रुप है, एडिटिव ग्रुप है तो ये जो आपका 3 है, 3 का मुझे क्या निकालना है ऑर्डर। ऑर्डर एलिमेंट्स का क्या होता है किसी ग्रुप में, अब जैसे एडिटिव जो भी ऑपरेशन हो, एडिटिव हो, मल्टीप्लाइकेशन या अदर ऑपरेशन हो, उस एलिमेंट में उस ऑपरेशन को आप कितनी बार ऑपरेट करो कि वो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे, तो उस एलिमेंट को आप जितनी बार ऑपरेट करोगे वही आपका कहलाता है ऑर्डर। जैसे कि यहाँ 3 है और ऑपरेशन हमारा एडिशन है, यानी 3 को मैं कितनी बार ऐड करूँ, 3 + 3 + 3 और प्लस ऐसे डॉट डॉट करके कितनी बार ऐड करूं कि जिससे ये हमें आइडेंटिटी दे दे। आइडेंटिटी देने से मतलब है कि इन सबको ऐड करके और जब 10 से डिवाइड करोगे जो शेषफल आएगा वो हमारा 0 आना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। तो अब केयरफुली आप देखिए कि आप 3 को जब भी 3 टाइम्स आप 5 टाइम्स ऐड करोगे 15 आएगा, यानी 3 को आपको 10 टाइम्स ऐड करने के बाद ही 30 आएगा। तो 30 में फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो शेषफल 0 आएगा, वो 0 ही हमारी इस ग्रुप की क्या है आइडेंटिटी। तो यानी इस 3 को मुझे कितने टाइम्स 10 टाइम्स ऐड करना चाहिए, तो ये आपका 30 हो जाएगा। और 30 में जो भी मॉडुलो होता है उस मॉडुलो से आप डिवाइड करोगे तो इसका जो 0 क्या है ये आपका शेषफल आएगा जो हमारी इस ग्रुप की आइडेंटिटी है। तो मुझे इस 3 को कितनी बार ऐड करना पड़ा, कितनी बार ऑपरेशन लगाना पड़ा, 10 बार, 10 टाइम्स। तो इसका यानी जो आपका 3 है, 3 का ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ जो 3 एलिमेंट्स है वो कितना हो गया 10। बस ये लॉजिक है इस टाइप के क्वेश्चंस का, या ऑर्डर जब भी पूछा जाए उसका। अगर यदि मल्टीप्लाइकेटिव आपका ऑपरेशन होता तो आप 3 को मल्टीप्लाई करते, उतनी मतलब मल्टीप्लाई करते जाओ, और जब तक आपको जो भी मॉडुलो हो, मॉडुलो से डिवाइड करने के बाद आइडेंटिटी नहीं मिल रहा है तब तक आप उसका मल्टीप्लाई हमेशा करते रहोगे। और ये मतलब इसमें भी आता है कि इतने कितने हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा, कितनी बार मल्टीप्लाई करूँगा। तो इसके लिए सिंपल सा लॉजिक होता है कि जैसे ग्रुप दे रखा है या सेट दे रखा है, इस सेट में एलिमेंट्स कितने हमारे 10 एलिमेंट्स हैं, जितना यहाँ सफिक्स में होता है हमेशा उतने ही एलिमेंट्स होते हैं इसमें रिड्यूस्ड क्लास ग्रुप में। तो इसमें जितने एलिमेंट्स हैं यानी कितने 10 एलिमेंट्स हैं, तो हमेशा इस जो भी हमारा किसी भी इसके अंदर जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन एलिमेंट्स का ऑर्डर पूछा जाएगा, हमेशा वो 10 होगा या फिर 10 से कम, 10 से ग्रेटर कभी नहीं हो सकता है, नहीं तो फिर ग्रुप की प्रॉपर्टी फेल हो जाएंगी। तो यानी किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर से ग्रेटर यानी ज़्यादा नहीं हो सकता, हमेशा इक्वल होगा या कम होगा। दूसरी एक और प्रॉपर्टी होती है इसमें कि किसी भी ग्रुप का उस ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। इन 2 प्रॉपर्टी को अगर मैं अच्छे से अगर समझ लेता हूँ तो किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑर्डर मैं इजी वे में फाइंड कर सकता हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आपका जो भी है इसका 9 या 8 क्वेश्चन है। बट इस अगर आपको ये ग्रुप थ्योरी डिटेल में डिस्कस करनी है, डिटेल में आपको स्टडी करना है ग्रुप थ्योरी का, तो उसके रिस्पेक्ट में अपने इसी चैनल पे आपको IIT जैम या नेट के लिए जो वीडियो अपलोड करता हूँ उस सीरीज़ में मैं ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने वाला हूँ नेक्स्ट डे से यानी मंडे से। तो आप उसको आप कंटिन्यू वॉच कर सकते हो। उसके रिस्पेक्ट में आपका ग्रुप थ्योरी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो भी आपको प्रॉब्लम है, एरर है, वो हमेशा के लिए आपकी दूर हो जाएंगे। आप डिटेल में ग्रुप थ्योरी को हमारे इसी चैनल पर आप नेक्स्ट यानी मंडे से कंटिन्यू वीडियो वॉच कर सकते हो, देख सकते हो। वहाँ से आपको कंप्लीट जो भी ग्रुप थ्योरी का डिटेल में आपको सॉल्यूशन या कंप्लीट ग्रुप थ्योरी का जो सिलेबस है वो इस चैनल पे प्रोवाइड होने वाला है, वो भी मेरे ही द्वारा। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें क्या दे रखा है कि यदि आपका फंक्शन f(x) इज इक्वल टू, फंक्शन क्या दे रखा है f(x) इज इक्वल टू x + 3 x - 1, देन मुझे f इनवर्स फाइंड करना है। बट ये क्वेश्चन अगर देखा जाए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सो ईजी क्वेश्चन है।
बट इस क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड क्यों किया है, बिकॉज मैंने देखा है कि मोस्टली एग्जामों में इन्वर्स निकाल के फिर उसका डेरिवेट, इंटीग्रेशन या इन्वर्स पे कुछ डिफरेंट मतलब अलग वे में प्रॉपर्टी बना देते हैं। यदि आप सीधा इसका क्रॉस, इसको अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस वन मान के और फिर इसको आप y बराबर एक्स प्लस थ्री लिखते हो और x माइनस वन फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री और फिर उसके बाद आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे एक्स बाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो y प्लस थ्री ओवर y माइनस का वन, और ये x का मतलब ही होता है f इनवर्स x इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री ओवर y माइनस वन। तो ये आपका इन्वर्स निकला है। इन्वर्स तो मैं इजी वे में इस तरह से फाइंड कर सकता हूँ, बट अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, जैसे कि आपका टीजीटी यूपी टीजीटी एग्जाम होता है पीजीटी, उसमें 125 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 125 क्वेश्चन और आपका जो टाइम होता है वो ओनली 120 मिनट है, और 120 मिनट्स में आपको साइन बबल करना, ये बहुत सारी फॉर्मेलिटी भी करनी है। तो आपको अबाउट ये समझ लीजिए ओनली आपको 90 या 100 मिनट्स मिलते हैं 125 क्वेश्चन के लिए। तो ये आपका डिटेल में अगर इतना थोड़ा लेंदी करोगे और फिर उसके बाद कुछ और इसके रिस्पेक्ट में आपसे पूछ दिया जाए तो आई होप आप 1 मिनट के अब उस क्वेश्चन में टाइम कंज्यूम कर जाओगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए सुटेबल नहीं है। तो इसके रिस्पेक्ट में मैंने इस क्वेश्चन को केवल यहाँ इंक्लूड किया है, आपको एक सिंपल वे में कुछ क्लू देने के लिए। ये आपका y माइनस वन है। देखो आइए मैं क्लू क्या देने वाला हूँ। देखो यदि आपका कभी भी इस फॉर्म में y इज इक्वल टू एफ एक्स आपको इस फॉर्म में दिया जाए, मैं ये भी कर लेता हूँ इसमें, ये क्योंकि एन एक्स मेरा एक सिमिलर फॉर्म में क्रिएट हो जाता है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। चलो ठीक है, यदि आपको कभी भी इस फॉर्म में कहीं भी अगर क्वेश्चन दे रखा हो यानी एफ एक्स बराबर, तो आप इसको इजी वे में एक बार एलिमिनेट कर लीजिए। एक बार एलिमिनेट करने से मतलब मीन क्या है मेरा कि आप इसका जब भी इन्वर्स निकालोगे तो इन्वर्स आप सीधा सीधा डायरेक्टली इन्वर्स याद रख सकते हो। वो किस फॉर्म में, a माइनस वी वाई बटे या ओवर y माइनस का वन, या फिर बाई की जगह आप x भी रख सकते हो क्योंकि यहाँ एफ वाई करोगे, या f इनवर्स x बोलो इसको, तो f इनवर्स x a माइनस वी एक्स ओवर x माइनस वन। अब आपको इसको सीधा डायरेक्टली आपको याद या लर्न करके रखना है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है आप तुरंत ही इस मेथड से क्वेश्चन विद इन ऑफ 10 सेकेंड में पूरा होल क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये दे रखा है, इसमें अगर केयरफुली देखो आपका a का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू कितना है -1, a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू -1 है। उसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर a b का वैल्यू आप सीधा पुट करोगे तो उसके बाद डायरेक्टली आपको ये पूरा जो भी इन्वर्स आपका था वो तुरंत आपको डायरेक्टली इन्वर्स मिल जाएगा। जो भी इन्वर्स है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यानी सीधा इसका मतलब है कि आप एक बार एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद इसमें एग्ज़ाम में ये आपको बार बार प्रोसेस नहीं करनी है। इस मेथड को आप फॉलो कीजिए, उसके बाद डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला इसको लर्न कर लीजिए। आई होप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप इसी मेथड को अप्लाई करके विद इन आप 10 to 30 सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सपोज इस तरह से इन्वर्स निकालने के बाद अगर इसका आपको डेरिवेट पूछ दिया जाएगा कुछ और, तो आई होप आप टाइम मोर आपका इट मे बी पॉसिबल कि 1 और मोर देन 1 मिनट कंज्यूम हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने आपको इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया था स्लाइड में, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं इन्वर्स निकालने की। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइन एज, मतलब यहाँ पर एफ सच दैट रियल नंबर टेंड्स टू रियल नंबर का मतलब क्या है कि कोई फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन है। अब वो आपको ये 4 दे रखे हैं, इसमें से पूछा है कि विच इज़ नॉट फंक्शन, मतलब ये आपका कौन सा जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आपको ग्राफिकल कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ कि जैसे कि सपोज ये आपका इस तरह से आपका वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और ये आपका ओरिजिन है, और कोई भी आप ऐसे जैसे कि साइन एक्स है, साइन एक्स का मोस्टली सभी लोग ग्राफ जानते हो, इस तरह से साइन एक्स का ग्राफ बनता है। अब इसको ग्राफ देख के आप बस ये देखिए कि जो भी ग्राफ दिया है मुझे वाई एक्स के पैरेलल कहीं भी लाइन ड्रा करो, आप कहीं भी वाई एक्स के पैरेलल लाइन ड्रा करो और वो लाइन उस ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट पे कट करना चाहिए। यदि ये जो वर्टिकल लाइंस हैं वाई एक्स के पैरेलल लाइंस उस ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट पे कट कर रहे हैं, दैट मीन वाई ग्राफिकल मेथड ये जो भी हमारा जो कर्व था वो एक फंक्शन बनाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग साइन एक्स हमारा फंक्शन है। मुझे इसमें पूछा है कि आपका
विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन डिफाइन है, जो भी मतलब इसमें फंक्शन पूछा था कि इसमें डिफाइन है, तो ये आपका फंक्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं e की पावर x, ये लिखा है आपका y इज इक्वल टू ए की पावर x। अब कहीं भी देखो वाई एक्स के पैरेलल एक लाइन ड्रा करो, ये जो लाइन हमेशा इस कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगी, तो ये भी आपका फंक्शन हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग मैं जो थर्ड हमारा log x है, log x का ग्राफ ये होता है, अगर इसमें भी आप कहीं भी लाइन ड्रा करो पैरेलल टू कहाँ y एक्सिस, तो आप ये जो फंक्शन होगा उस कर्व को ये लाइन सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेंगी, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। बट लास्ट को मैं अगर देखूं, इसको केयरफुली देखो, ये आपका क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, यानी आपका एक पैराबोला है जो वाई एक्सिस पे इस तरह से बनेगा। सॉरी, ये क्या जा रहा है भाई, अच्छा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका वाई है, ये आपका सही है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और एक होता है आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो वाई स्क्वायर 4ax इस साइड पैराबोला बनता है, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वो आपका इस साइड पैराबोला बनता है। बस यहाँ 4a की वैल्यू 1 है, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी जो आपकी फोकस होगी वो आपकी स्लाइड करेगी वाई एक्सिस पे। तो ये इस तरह से अगर इस पर आप कहीं भी इस तरह से लाइन पैरेलल ड्रा करोगे, तो ये भी आपको सिर्फ और सिर्फ इस कर्व पे ये लाइंस एक ही पॉइंट पे कट करेंगी, तो इसके रिस्पेक्ट में ये भी आपका एक फंक्शन हो जाएगा। तो ये आपके सभी जो भी दे रखे हैं सभी फंक्शन है। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा जाए, जैसे मोस्टली ये क्वेश्चन वैसे रॉन्ग फ्रेम हुआ है, इसमें क्वेश्चन में पूछा जाना चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फंक्शन, और एक यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन आपको मेंशन होगा जो फंक्शन नहीं होगा, तो उसके रिस्पेक्ट में आप इजीली देख सकते हो कि फंक्शन होगा कि नहीं। बट यहाँ पर क्वेश्चन में जो भी फ्रेमिंग किया गया है वो टाइपिकल एरर होगा, जो भी प्रॉब्लम है, बट ये क्वेश्चन ऑलरेडी किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आई होप KBC होगा या फिर झारखंड PGT में है, उत्तर प्रदेश से TGT PGT में भी पूछा गया है, बट मैंने ऑलरेडी किसी एग्ज़ाम से उठाया है इस क्वेश्चन को, तो आई होप इस फॉर्म में ही है, तो इट मे बी पॉसिबल कि आपका क्वेश्चन थोड़ा प्रॉपर वे में फ्रेम नहीं किया गया है। तो बट इसके पीछे की जो लॉजिक है, थ्योरी है, वो आपको समझ आई होगी। आई होप इस तरह की बेटर से बेटर प्रॉब्लम मैं इसी वीडियो पे कंटिन्यू इस तरह से लाता रहूँगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में ही अगर आपके कोई फ्रेंड हैं जो आपकी सर्किल में हैं, जो अगर TGT PGT एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो उसके लिए अगर आप हेल्पफुल रहने वाले हो, या फिर हमारा जो कॉन्सेप्ट है अगर आपको समझ आ रहा है कि बेटर है, तो आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक, और अपने फ्रेंड्स की हेल्प कीजिए। दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो उसको वहाँ तक पहुँचाइए जिसके रिस्पेक्ट में वो भी अपना प्रिपरेशन एक बेटर वे में जारी रख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।